मेरा नाम नियाज है और मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ क्योंकि और मेरी जो एजुकेशन हुई है वो इस जामिया मिलिया इस्लामिक से ही हुई है। पर मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो मैंने फाइन आर्ट किया पेंटिंग डिपार्टमेंट से ही। और फिर उसके बाद मैंने 2021 में जॉब करी और फिर जॉब करने के बाद फिर फ्रीलांस किया। सबसे पहले जो मेरा शुरुआत यानी कि जहाँ से मेरा जो सफ़र शुरू हुआ, जहाँ से मेरी एजुकेशन मेरी जो शुरू हुई वो श्रीनिवासपुरी से। क्योंकि जब मेरी मॉम, पहले हम रेंट पे रहते थे, रेंट पे रहने के बाद फिर हम क्या कहते हैं 1998 में क्या कहते हैं हम श्रीनिवासपुरी आए। तो श्रीनिवासपुरी के एरिया में एक स्लम एरिया है जिसका नाम इंदिरा गांधी कैंप है। तो उस एरिया में आए, पहले हम वहाँ रेंट पे रहे कुछ टाइम तक और फिर उसके बाद ही रेंट पे रहने के बाद हम सन 2000 में 2001 या 2000 में हमारा एक खुद का एक झोपड़ा बना, यानी कि एक झुग्गी बनी हमारी खुद का घर हुआ वो। तो फिर तब से फिर उसके बाद मैं वहाँ आया और फिर उसके बाद मेरा स्कूलिंग वहाँ श्रीनिवासपुरी से स्टार्ट हुई। मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग जो भी है वो श्रीनिवासपुरी से हुआ। और फिर उसके बाद 2011 में मैंने क्या कहते हैं स्कूलिंग वहाँ से कंप्लीट करी अपनी। और फिर 2015 में मैंने जामिया में अप्लाई किया। तो ये है मेरा घर जहाँ पे मैं रहता था। 2020 तक मैं यहीं था, यानी कि लास्ट मैंने 2020 से अगस्त में मैंने ये एरिया छोड़ दिया था, अगस्त के एंड तक। तो ये हमारा बेड है घर का और ये है मेरा बेड जो मेरे ऊपर वाले रूम में रहा करता था, जिसमें मैं अपनी पेंटिंग अपना कॉलेज टाइम पर जो एक छोटा सा स्टूडियो था मेरा, तो इसी पे सोता था और उसी पे वो बनाता था मैं। तो वो बहुत छोटा सा कमरा है, मिनिमम 10 बाय 10 से भी बहुत छोटा सा कमरा इस तरीके का था, जहाँ पे ये मेरी मॉम का किचन जहाँ पे वो काम करती थी और ये टेबल उसी टाइम की है जहाँ पे वो करती थी और टोटली यहीं पे खाना वाना हमारा बनता था। ये हमारा छोटा सा वॉशरूम था जिसे को हम यूज करते थे, लाइक उठते थे तो रेडी होना, हमारा नहाना धोना ऑलमोस्ट, तो ये सब होता था। ये जीना बहुत पुराना था, ये हमारे इसके ऊपर चढ़ने उतरने का काम आता था हमारे। तो नीचे मैं अपने शूज वगैरह कैलिपर वगैरह तो नीचे ही उतारता था जो मैं पहनता हूँ। बट ये है कि मैं जब ऊपर आता था इवनिंग के टाइम पे 11 साढ़े 11 12 बजे के बाद मैं अपने रूम में आता था और फिर 3-4 बजे तक काम करता रहता था कंटिन्यूस। तो वो इस तरीके से मेरा वो रोज़ का हमेशा यही रूटीन ही मेरा यही था कि काम ऐसी ही तरीके से करता था। तो इस रूम में मैंने पूरे अपने 6 साल दिए हैं। डिसेबिलिटी कोई 4 दिन की बीमारी नहीं है, वो एक पूरी लाइफ की बीमारी है। तो और वो ठीक नहीं हो सकती क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि अब वो लोगों को लगता है कि अब ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी ये जो डिसेबिलिटी है मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मुझे इसी के साथ जीना है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी कमजोरी है। डिसेबिलिटी का जब एहसास हुआ, जब मेरी मॉम से जो मेरे को पता लगा है, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि जब मैं थोड़ा सा बीमार हुआ, एटलीस्ट 3-4 साल का, तो उन्होंने मुझे यही बताया, बीमार जब मैं हुआ तो उन्होंने मुझे डॉक्टर्स के पास ले गए। तो डॉक्टर्स ने मुझे कोई इंजेक्शन लगा दिया जब मैं बीमार था, तो वो खत्म होती इस वजह, तो उसी इंजेक्शन से मेरे को रिएक्शन कर दिया। तो फिर मेरी बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई एंड फिर घर वालों को लग रहा है कि उठ क्यों रहा है कुछ दिन के बाद, क्योंकि बुखार तो खत्म हो गया था मगर मूव नहीं कर रहा था मैं। तो घर वाले वही मेरी अम्मी बहुत परेशान है, तो वही देखने लगे। जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि इसको पूरी हो, जब उन्हें पता लगा तो वो बहुत परेशान हो। तो डॉक्टर ने वो बोला कि ठीक कैसे होगा, तो वो उन्होंने कहा कि ये ठीक ही नहीं हो सकता ज़िंदगी भर, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इनफैक्ट डॉक्टर ने भी कहा था कि ये ज़्यादा जिएगा भी, कहते थे ये ज़िंदगी भर कुछ नहीं करेगा, ये बोझ बन के रहेगा या काफ़ी सारी चीज़ें बोलते थे। तो मेरी अम्मी का बस एक ही टोन था, उनका यही कहना था कि अल्लाह मालिक है वो देख रहा है। उन्होंने बस यही कहा था कि चाहे बेशक ये ज़िंदगी भर कुछ ना करे, भीख तो नहीं मांगने दूँगी उसे, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं पालूंगी। तो अभी फिर उसके बाद उनका मेन मकसद वही था कि मेरे को इसे बस किसी तरह करके एटलीस्ट ऐसे इतना कर दूं कि ये खुद पे डिपेंड हो जाए। तो उन्होंने मेरी थेरेपी इस तरीके से करी कि जो मुझे पेन तो होता था मगर मैं आपके सामने, कोविड के बाद जब मैं स्लम एरियाज के बच्चों को देखता था कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट अच्छी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ, अगर थोड़ा सा पुश किया जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उसी में से एक बच्चा था
जिसका नाम निहारिका है, उसका निकनेम दीदी है। छोटी सी है, 6-7 साल की बच्ची है उस टाइम पे। तो मेरे पड़ोस में ही रहते थे, उस टाइम में स्लम एरिया में था। तो जब उसके को देखता था तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं कुछ इन बच्चों के लिए करूँगा। तो मकाम जो शुरू है, तो उसका नाम भी डिसाइड नहीं था, बस ये था कि हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है और खुद को ही शुरू करनी है, क्योंकि और कोई साथ नहीं है, सफ़र मुझे अकेले तय करना है। तो हम बैठे थे अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था चाय की दुकान पे। अक्सर सारे बड़े बड़े डिसीजन जितने भी होते हैं, हमारे फैसले चाय की दुकान पे हो जाते हैं पीते पीते। तो वही मेरे दोस्तों ने पूछा, मैंने कहा यार नाम रखना है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या रखें? तो मैंने 4-5 नाम बताया और फिर मैंने तो ऐसी बातों बातों में निकला यार हमारा पता नहीं क्या मकाम होगा। तो उसने कहा तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने कहा हाँ मकाम फाउंडेशन रख देते हैं। तो उन्होंने कहा कि दोस्तों ने अच्छा, तो उसी टाइम ही वही चाय की दुकान पे ही बैठ के लोगों को डिज़ाइन कर दिया हमने। आधे 15-20 मिनट के अंदर पूरा लोगो डिज़ाइन कर लिया मकाम फाउंडेशन का। और फिर उसके बाद सर्च कर लिया कि हाँ भाई इंडिया में तो कोई नहीं है ना, तो वो नहीं क्या, फिर नेक्स्ट डे उसका रजिस्ट्रेशन कराया और फिर उसके बाद ही 4 जुलाई को उसका रजिस्ट्रेशन कराया इसी 2022 में। और फिर उसके बाद मैंने एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर दी। पैसा था नहीं मेरे पे, बिल्कुल ज़ीरो था मैं एकदम। और फिर उसके बाद जब एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर दी तो सोचा कि होगा कैसे। तो वो धीरे धीरे फिर दोस्तों से कनेक्ट हुए और सब लोगों से कि हाँ भाई इतने आर्टिस्ट हो जाएं। तो वो जो एग्जीबिशन थी वो फंड रेजनिंग एग्जीबिशन थी, क्योंकि मेरे हाथ में जब थोड़ा सा पैसा आएगा तो मैं बच्चों को कुछ एजुकेशन पे उनके साथ काम कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो एग्जीबिशन के लिए मैंने वो पूरा सक्सेस किया, तो वो स्टार्टिंग ही उस तरीके से सही नहीं हो रही थी, पर लास्ट मोमेंट में एकदम से जब मेरे पास हुआ तो अब क्रॉस 90 आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया। एंड फिर उसके बाद 120 आर्ट वर्क्स थे मेरे पास। तो वो बहुत अच्छे से एग्जीबिशन मैंने ऑर्गेनाइज कर ही दिया। और देन फिर उसके बाद जो अमाउंट मेरे पास जो फंड रेज हुआ वो सारा मैंने फिर मकाम फाउंडेशन के उसमें किया और फिर उन बच्चों के लिए वर्कशॉप स्टार्ट करें, जिसमें हम उन बच्चों के साथ काफ़ी सारी स्किल पे काम करते हैं, उनके मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। मैंने जो शुरुआत करी है अभी मकाम की, पहली वर्कशॉप जो थी वो जामिया का नूर नगर है ओखला में, वहाँ के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं अभी हम। और उसमें अब क्रॉस 70 या 80 बच्चे हैं। और फिर उसके बाद श्रीनिवासपुरी के 4 एरिया, श्रीनिवासपुरी के जहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड था पुराना, तो वहाँ पे 4 स्लम एरियाज हैं। तो वहाँ पे उन बच्चों के साथ काम किया जा रहा है। तो वहाँ पे भी हम जाते हैं वॉलंटियर्स के साथ और उनकी आर्ट वर्कशॉप लेते हैं, जिसमें पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्कल्पचर्स और ये सब जो भी हो रहा है वो पूरा एक रोड पे हो रहा है, स्ट्रीट पे हो रहा है। और उनके मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या कहते हैं, थिएटर आर्टिस्ट जो हैं दोस्त हैं मेरे, तो वो इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे करके। लोग जैसे जैसे मेरे से जिस सेक्टर्स के लोग जुड़ रहे हैं उस सेक्टर्स के जरिए जो स्किल उनके पास है तो वो अपनी स्किल उन बच्चों को दे रहे हैं। मेरे लिए हर एक वॉलंटियर का 1 घंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 1 घंटा अगर वहाँ उन बच्चों को देता है तो वो उनके लिए वो एक सफ़र बनता है बहुत लंबा, कि अच्छा हमने ये सीखा था, तो वो एक मेमोरी बन गई। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उनकी मेंटलिटी और फिजिकली दोनों फिट होती है। तो मेरा सबसे पहला बेसिक यही है कि मैं जैसे अपने पैरों पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे को पता है कि ये रास्ता है, मेरी मंजिल का डायरेक्शन मेरे को मालूम हो गया। वही चीज़ मैं स्लम एरियाज के हर एक बच्चे के दिमाग में फिट करना चाहता हूँ और हर एक डिसेबल इंसान के दिमाग में फिट करना चाहता हूँ कि ये मंजिल आपकी है, अब आपको इस पे चलना है बस। यानी कि उससे पहले का जो बेसिक सफर है उसके लिए उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक होता है ना कि जैसे कि पेरेंट्स की बात करते हैं कि पेरेंट्स हमें उस तरीके से जैसे बड़ा करते हैं, ठीक है। जब बड़ा करते हैं तो अब बड़ा करने के बाद वो आगे का सफर हमें बता देते हैं कि हाँ भाई बेटा अब आपको चलना है, क्योंकि अब वो उनकी एक उम्र हो जाती है, अब वो नहीं चल सकते हमारे साथ, अब हमें अकेले का सफर तय करना है। तो वैसे ही बिल्कुल वही चीज़ है जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जब चिड़िया के बच्चे जब अंडे से बाहर निकलते हैं और कुछ टाइम के बाद वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो चिड़िया क्या करती है, उस घोंसले से उन चूजों को फेंक देती है। जब उसके पर आ जाते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा फड़फड़ाते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर उन्हें पता लगता है। तो चिड़िया का कहने का मतलब वही है कि सोसाइटी में अब तुम्हारा काम आ गया उड़ने का, तो अब आप उड़ो। तो बस मेरा काम वही है कि मैं उन बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि अपने घोंसले से बाहर निकलो, गिरोगे मगर उड़ोगे जरूर।